स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11th के हर एक बच्चे के पास में होता है, इंग्लिश कोर। इसके बारे में बेसिकली इंग्लिश कोर का आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2023 और 24 का, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे यानी कि जनरल शिफ्ट के जो बच्चे हैं इनका एग्जाम है 17 फेब को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 19 फेब को, क्योंकि 18 का संडे आ गया पीछे। ठीक है, तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम के लिए, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है बच्चों, बेसिकली देखो, आपके इंग्लिश कोर के फाइनल एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 7+ सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चलाई हुई है। तो ये वीडियो इसी सीरीज में हमारा जो सबसे पहला पेपर है इसी का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 3 होने वाला है। आप सभी को अपने साथ के 7 सैंपल पेपर और इसका पार्ट 1 और 2 इसके वीडियोस देखनी है, तो प्लेलिस्ट और वीडियोस के सारे लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए। ठीक है, अब वहां से इसको जाके जरूर से देख लीजिएगा। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो उन्हें नहीं पता होगा, उनकी जानकारी के लिए बता दें। पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का रहेगा। पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला रहेगा सेक्शन नंबर ए। ठीक है, और सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग स्किल्स, जिसे हम बच्चों पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है सेक्शन नंबर बी, इसे भी हम पार्ट नंबर 2 में ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, सेक्शन बी रहेगा ग्रामेटिकल और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का। अब जो बचता है वो है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसे हम आज समझेंगे। ठीक है, लिटरेचर वाला, इसमें क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज वगैरह ये सारी याद रखना। पेपर के क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट दी गई है उसी में आंसर कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो सीरियल नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखें। ठीक है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर है, चेकर जो है, उसको आसानी होगी आपको मार्क्स देने में और आंसर चेक करने में। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, पार्ट 1 में सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, रीडिंग सेक्शन था ये हमारा। नोट मेकिंग वगैरह मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, देखो ये रही। ठीक है, फिर हमने पार्ट 2 के अंतर्गत ये जो मतलब सेक्शन बी जो था, इसके अंतर्गत हमने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और ग्रामेटिकल पार्ट देखा था। ये ग्रामर थी। ठीक है, और ये क्रिएटिव राइटिंग राइटिंग स्किल्स थी। सिचुएशन वेकेंट की, ये वांटेड नहीं, ये वेकेंट था वैसे। ठीक है, फिर हमने कुछ पोस्टर्स देखे थे, 2 पोस्टर वगैरह देखे थे हमने इसमें। फिर स्पीच देखी थी हमने हैजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, फास्ट फूड जंक फूड के ऊपर। फिर हमने एक डिबेट देखी थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, फेवर में मोशन में, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस पेपर के अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर का। ओके, तो सेक्शन सी का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बेसिकली पोयम से संबंधित हमें 2 एब्स्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनसे संबंधित 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पहला वाला एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, और उसके बाद में ये रहा हमारा दूसरा वाला एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से ये रहेगा। तो आ जाइए इसे पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को देखेंगे। ओके, तो लिखा हुआ है, नाउ सी हैज बीन डेड, यानी कि पोएट की जो माँ थी अब वो मर चुकी, नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग कई साल, एज द गर्ल लाइफ, जितने साल उसकी बच्ची थी, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी कि उसकी इन्हीं चिंताओं ने। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उसकी इन्हीं चिंताओं ने, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसी चिंताओं में मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं बचा। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, उसकी जो शांतता है, यानी कि वो जिस प्रकार से शांत है, वो मुझे भी शांत कर देती है। ठीक है, खामोशी उसकी मुझे खामोश कर देती है, ये चीज। अब यहाँ पे एक जो वर्ड यूज किया गया, क्वेश्चन देखिए, हु इज सी इन द अबव लाइन्स, तो इस लाइन में सी कौन है? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पोएट की माँ की बात। तो कौन है? पोएट्स मदर। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। तो पोएटिक डिवाइस को पहचानने के लिए आपके जो सपोर्टिंग मटेरियल है बच्चों, उसे जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसके उसमें पता है तकरीबन हर एक पॉइंट के 8 से 10 जो पोएटिक डिवाइस हैं, लाइन वाइज किस लाइन में क्या है, कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा
वो सारे दे रखे हैं, तो उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वेल, लास्ट लाइन कौन सी हमारी? इट्स अ साइलेंस, साइलेंस, यानी कि उसकी खामोशी खामोश कर देती है। तो क्या दर्शाता है? ये एलिट्रेशन को दर्शाता है, क्योंकि साइलेंस वर्ड दो बार है। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि अलंकार इसमें कौन सा है? ठीक है, लेवर्ड एज में, तो यहाँ पे है ऑक्सीमोरन, ऑप्शन बी राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का ही दूसरा वाला यहाँ पे आ जाता है, और ये लिया गया फादर टू सन से। क्वेश्चन क्या है? वी इन दीज लाइन्स रेफर, तो यहाँ पे जो वी है, तो वी हैव लाइव्ड टुगेदर नाउ। ठीक है, तो ये जो वी शब्द है किसके लिए उपयोग किया गया है? ये द फादर एंड द सन, इन दोनों के लिए यूज। ठीक है, उसके बाद विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड हैज बीन इन द लाइन द सीड आई स्पेंट। ठीक है, तो इसमें यूज किया गया है मेटाफोर। ओके, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बुल्ट माय डिजाइन यट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, यानी कि जो बच्चा है वो मेरे अनुसार ही बनाया गया है, लेकिन फिर भी इसे जो चाहिए मैं इसे नहीं दे सकता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बच्चा ठीक उसके जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी उसके पास उसको देने के लिए उसके लिए कुछ है ही। ये चीजें थी, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे आपकी जो किताब है हॉर्नबिल, ठीक है, उसी के चैप्टर से ये लिया गया है। दो एब्स्ट्रैक्ट हैं, चलिए पढ़ते हैं। These beasts would cook their great big heads when they become aware of our approach and find and fix use in their sights। यानी कि क्या बताया गया है हमारे दृष्टिकोण के बारे में, मतलब जैसे ही पहुंचते वो हम पे नजर रखे हुए थे। ठीक है, यानी कि जो टिबेटियन मास्टिफ्स थे, ये उनकी बात करते हैं कि वो बहुत ही बड़े थे, उनके सर बहुत ज्यादा बड़े थे, वो बहुत ज्यादा, मतलब छोटी सी साइलेंस पे भी, छोटी सी आवाज पे भी वो एकदम जागरूक हो जाते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। अगर हम उसके पास जाते, मास्टिफ्स के पास में, टिबेटियन मास्टिफ के पास में, तो हो सकता था वो हमारे ऊपर अटैक करता था, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन फ्रॉम नियरली एज फास्ट। यानी कि वो एक, जैसे बंदूक की गोली पास से नहीं चलाते, वो जो बंदूक से गोली निकलती है, इतनी तेजी से वो हमारे ऊपर क्या करते, एक्ट करते हैं। ठीक है, हमला कर देखते हैं। ये चीज कही गई है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट बीट्स इन द नरेटर टॉकिंग अबाउट, तो किस बीट की बात की जा रही है? द टिबेटियन मास्टिफ, मास्टिफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, व्हाट डज इट मीन? ये जो बात कही गई है, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि वे तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था द डॉग्स वुड चेज द कार विद ग्रेट स्पीड, यानी कि हमारी कार को वो बहुत ही तेजी से पीछा कर लेते हैं। ठीक है, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, इस प्रकार। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स वर द टिबेटियन मास्टिफ, यानी कि जो टिबेटियन मास्टिफ थे ये किस प्रकार के कुत्ते? ठीक है, तो कैसे थे? हॉग एंड ब्लैक, यानी कि विशाल और काले, वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी एक्शन लेने वाले, एंड गार्ड डॉग्स, यानी कि जो रखवाली किया करते। तो मतलब क्या है? ये सारी बातें सही है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, अथवा वाला जाइए पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ ही लेते हैं। देखो, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लॉस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई एम बैक व्हेन आई केम बैक दे शुड आस्क मी व्हाट द टीचर had brought me, had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principles, the world being round it. This made her happy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। यानी कि क्या बताया गया है कि जैसे जैसे साल बीतते चले गए, ठीक है, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लॉस ऑफ ईच अदर, लेस ऑफ ईच अदर, जैसे साल बीतते चले गए हमने एक दूसरे को देखना कम कर दिया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप मी गेट रेडी फॉर द स्कूल, कई बार मुझे स्कूल बेसिकली जाने के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी शुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता तो ये पूछती हुई कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं से ये सारी चीजें बताता है। ठीक है,
उसके बाद शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी कि वो उन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती थी जो कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। वे इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि वहाँ पे भगवान के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो धर्म ग्रंथ ज़्यादा पढ़ती थी इसलिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? द ऑथर लिसन टू द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट द ग्रैंड मदर रिएक्टेड बिकॉज, यानी कि लेखक ने सुबह की प्रार्थनाएं सुनी जो उसकी दादी पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि ही लव्ड हर वॉइस, क्योंकि लेखक को अपनी दादी की वॉइस बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती, इसीलिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वाज व्हेन, तो क्या टर्निंग पॉइंट था दादी का और इस लेखक के बीच का? तो वो टर्निंग पॉइंट था, हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, जब उसके माता पिता ने उन दोनों को कहाँ बुला लिया? सिटी में बुला लिया। तब ये एक टर्निंग पॉइंट बना था दादी और उसके बीच का। तीसरा क्वेश्चन, what made the grandmother unhappy about the author's new English school? Because of that, there was no teaching of God and scripture. उसे क्यों दुखी या फिर चिंतित बनाया दादी को ऑथर के न्यू इंग्लिश स्कूल ने? क्योंकि वहां पे गॉड के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए उसको अनहैप्पी बनाया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए, इसमें भी दो एस्ट्रैक्ट हैं। आपके सेकंड वाली बुक जो है स्नैपशॉट, उससे संबंधित 4। The story opens with Murad coming to Aram's house at 4 in the morning. He tapped on the window to Aram's room. When Aram looked out the window, he was taken aback and started to see Murad riding a beautiful white horse. अर्थात कहानी ये जो है द एड्रेस, इसकी शुरुआत मुराद के सुबह 4 बजे आराम के घर आने से होती है। उसने आराम के कमरे की खिड़की पर थपथपाया, हाथ मारा। जब आराम ने खिड़की से बाहर देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया कि मुराद जो है वो एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार है। ऐसा कैसे? ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द वॉइस रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू द ओनर? बिकॉज दे वर, अर्थात जो लड़के थे इन्होंने सफेद घोड़े को उसके मालिक को क्यों लौटा दिया, इसका रीजन क्या था? इसका ये रीजन था कॉन्सिक्वेंस एंड स्टिक, यानी कि वे विवेक और आहत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया था ईमानदारी जब टूटती है तो क्या होता है, परिवार के बारे में जब किसी को कुछ गलत पता चलता है तो क्या होता है, इसीलिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द हॉर्स ओनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज हैड स्टोलन हिज हॉर्स? बिकॉज इट मींस कि घोड़े के मालिक ने ये मानने से क्यों इनकार कर कि जो ये आराम और मुराद हैं इन्होंने हमारा घोड़ा नहीं चुराया? क्योंकि देयर फैमिली वाज नोन फॉर होनेस्टी, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, मिसालें दी जाती थी। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपके रहेंगे वन सेंटेंस वाले। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज आराम सरप्राइज व्हेन शी सॉ मुराद इज मॉर्न, मुराद इन द मॉर्निंग? तो क्यों सरप्राइज था? बिकॉज ही हैड कम सो अर्ली, 4 बजे के आसपास आ गया था मॉर्निंग में, और वो भी किसके साथ में? विद अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ही कुड नॉट बिलीव दैट कि ये इसे खुद से खरीद के लाया है जो कि इसकी औकात के बाहर है। ठीक है, या फिर ये तो चुरा के लाया है ना, ये चीज थी। चौथा क्वेश्चन, व्हाई वाज जॉन ब्रो सैड? बिकॉज ऑफ दैट हिज हॉर्स वाज स्टोलन एंड नाउ ही हैड टू गो ऑन फूट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एज हिज स्वेरी वाज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स, यानी कि अब उसे पैदल जाना पड़ेगा बहुत दूर तक क्योंकि उसका घोड़ा चोरी हो गया था और एक आदमी। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके अथवा वाले की। ठीक है, आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये वाला। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अंडर विच सीनियर डॉक्टर, विच सीनियर द डॉक्टर एंड्रयू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि जो डॉक्टर एंड्रयू थे वो किस सीनियर के अंतर्गत अपना काम करते। ठीक है, तो उस सीनियर का क्या नाम था भाई? उस सीनियर का नाम था एडवर्ड पेज। ठीक है, क्या नाम था? एडवर्ड पेज। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द होल इंसिडेंट Joe did not enter the house. Why? Because it means
पूरे के पूरे इंसिडेंट्स में जो था वो बेसिकली घर में क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वरीड, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चिंतित था, इसीलिए नहीं गया था। वाई इज द लेसन नेम्ड बर्थ, यानी कि जो लेसन का नाम है बर्थ क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि इट इज अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक बच्चे की डिलीवरी के ऊपर ही बेस्ड, इसीलिए इसका नाम बर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज जो मॉर्गन, व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मॉर्गन, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है। अर्थात बेसिकली ये जो मॉर्गन था ये कौन थे, और डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का ये इंतजार क्यों करे? जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन बेलिनी, अ माइनिंग टाउन। जो मॉर्गन एक खनन शहर बेलिनी के एक ड्रिलर थे। वो डीलर नहीं, ड्रिलर जो कि खुदाई करते। ही एंड हिज वाइफ सुजैन वर मैरिड फॉर नियरली 20 years, 20 साल हो चुके थे उनकी शादी को। एज नाउ दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, अब उनका पहला बेबी होने वाला था। ही वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर टू हेल्प सुजैन इन डिलीवरी इन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की डिलीवरी में डॉक्टर की हेल्प के लिए वो उनका वेट कर रहे थे। ठीक है। तो एमसीक्यू वेस्ट आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें 3 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। जिसमें से किन्हीं हमें 2 का आंसर करना है। कितने का? 2 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द पोएट थिंक दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, व्हाई। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द पोएम चाइल्ड। 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने ऐड कर दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। Poet Marcus Nathan believes he has lost his childhood because he believes this because he has lost the innocence and purity of childhood, यानी कि बचपन का वो जो एक प्यार हो, ठीक है, बचपन में की जो मासूमियत होती है, वो जो पवित्रता होती है, वो लेखक ने अब खो दी है। When he was a child, he believed in the existence of hell and heaven. जब वो बच्चा था, वो स्वर्ग और नरक में विश्वास रखता था। He also believed that true love exists among adults, यानी कि वो इसमें विश्वास रखता था कि किशोर किशोरियों में सच्चा प्यार भी जीवित है। He had no egoistic tendencies in childhood. उसके अंदर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक, किसी प्रकार का आक्रोश, क्रोध या किसी प्रकार का गुस्सा नहीं था। इसीलिए वो कहता कि मेरा चाइल्डहुड खो चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द चाइल्डहुड पोएम, यानी कि जो ये पोएट है वो स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचता है, बचपन में वो क्या महसूस करता था इंडिपेंडेंट थिंकिंग के बारे में। तो the poet realized that he was different from others and could think independently, यानी कि वो बचपन में ये सोचता था कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं इन सभी से अलग स्वतंत्रतापूर्वक सोच सकता हूँ। He could express opinion without being influenced by anyone else, यानी कि वो किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हुए बगैर अपनी बातों को लोगों तक बोलता था। This discovery was very important for him because it revealed his abilities for independent thinking and decision making. यानी कि ये जो उसकी खोज थी, ये उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसकी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता का पता। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम ऑफ द लेवनियम टॉप। तो पीला, ये जो वर्ड है, ये लेवनियम टॉप जो पोएम है आपकी कविता है, इसमें क्या दर्शाता है? चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो बी वाला हमारा क्वेश्चन था, द फ्लावर्स ऑफ द लेवनियम ट्री एंड इट्स लीव्स इन ऑटोमन बोथ आर येलो इन कलर, यानी कि शरद ऋतु में जो लेवेंडियम ट्री जो पेड़ है, इसके फूल, इसकी पत्तियां जो पीली पड़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द गोल्ड फिंच फीदर्स आर ऑल्सो येलो इन कलर। गोल्ड फिंच जो है, बर्ड जो है, इसके पंख भी पीले ही हैं। द पोएम हाईलाइट्स, पोएम हाईलाइट करती है, इंडिकेट करती है द हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड्स इंश्योर्ड फॉर हर बेबीज एंड द कलर येलो हेल्प्स इन कंफलिंग द बेबीज hence they escape from being noticed by predators। यानी कि ये जो पोएम है वो इस बात को हाईलाइट करती है
कि गोल्डफिंच जो पक्षी है वो अपने बच्चों की रक्षा करती है अपने पीले पंख के माध्यम से, और पीले कलर की वजह से किसी प्रकार का कोई शिकारी सांप या कोई और पक्षी इसके बच्चों को देख नहीं पाता और ये बच जाते हैं। तो सिक्योरिटी की दृष्टि, ठीक है, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रीटी बट ब्यूटीफुल, अर्थात जो उसकी दादी थी, ठीक है, वो सुंदर तो नहीं थी लेकिन फिर भी सुंदर थी। अब ये कैसे कह सकते हैं, सुंदर थी नहीं लेकिन फिर भी सुंदर थी, बताओ कैसे। देखो, द ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट ओल्ड फैट एंड स्लाइटली वेट, यानी कि दादी छोटी बूढ़ी मोटे झुकी सी थी, ठीक है। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों से सी लुक्ड द सेम, एंड टू एंड टू द ऑथर शी सीम्ड टू ओल्ड द एज फॉर, यानी कि वो पिछले 20 सालों से एक ही जैसी लग रही थी। इसीलिए ऑथर ऑथर को ये लग रहा था कि अब ये बूढ़ी होंगी भी या नहीं, क्योंकि एक ही जैसी लग रही है तो क्या यही एज रहेगी। इट्स वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू इमेजिन दैट शी कुड हैव बीन यंग एंड ग्रेट। उसके उसके लिए कल्पना करना, इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि ये अभी युवा है या बूढ़ी होगी। बट टू हिम शी वाज ब्यूटीफुल इन प्रिस्टीन एंड पीसफुल वे, यानी कि वो अपने शांति तरीके की वजह से ब्यूटीफुल। He remembered her telling she weeds of her rosary intact, यानी कि उसे उसकी अपनी माला के मोतियों के अटक रूप में बताना याद आया कुछ इस प्रकार। ठीक है, और एक दो पॉइंट ये है। हर स्लीवर लुक्स ले स्केटर्ड untiringly over her pale puckered face, and her lips constantly moved in reveal prayer. She was like the winter landscape in the mountains, screen and content, यानी कि उसके चांदी जैसे बाल उसके पीले झुर्रीदार से चेहरे पर बेहतरीन तरीके से बिखरे हुए। मेरे दादी यानी कि लेखक की दादी के होठ लगातार एक अश्रव्य प्रार्थना में घूम रहे थे। वे पहाड़ों में शीतकालीन परिदृश्य की तरह एक जैसी दिख रही थी, इसीलिए वो सुंदर लग रही थी। सुंदर ना होते हुए भी उसकी दादी सुंदर इसलिए। ठीक है, चलिए अब पोयम के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। वट वर द थिंग्स दैट प्रोफेसर गायतोंडे नोटिस्ड एज द ट्रेन एंटर्ड इन द ब्रिटिश राष्ट्र, यानी कि ये जो क्या नाम है इसका, राजेंद्र सॉरी गैतोंडे ट्रेन के ब्रिटिश राज क्षेत्र में प्रवेश करते ही प्रोफेसर गैतोंडे को किस किस प्रकार की चीजें देखने को मिली। तो कौन कौन सी देखने को मिली देखते हैं। एज द ट्रेन टच्ड सरहद, जैसे ट्रेन सरहद पहुंची, फ्रॉम वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन, जहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है, अंगोल एंड एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म बैंड थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट, यानी कि वर्दी में एंग्लो इंडियन ट्रेन के परमिट की जांच करने के लिए लोग आए। द ब्लू कैरिजेस of the train carried the letters GVMR on the side on acronym for Greater Bombay Metropolitan Railway, यानी कि ट्रेन की नीली बोगियों पर GVMR अक्षर लिखा हुआ था, जो कि इसका अर्थ था ग्रेट बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे का संक्षिप्त रूप। ठीक है, देयर वाज द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज एज ए रिमाइंडर दैट दे वर इन ब्रिटिश टाइम, यानी कि प्रत्येक गाड़ी पर छोटा सा एक यूनियन बैंक का चित्र था, जो याद दिलाता था कि वे ब्रिटिश क्षेत्र में। एज द ट्रेन स्टॉप्ड एट द डेस्टिनेशन इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि जो ट्रेन थी वो अपने गंतव्य स्थान पर रुकी। विक्टोरिया टर्मिनस, ये विक्टोरिया जो था क्या नाम है, विक्टोरिया टर्मिनस जो था यहाँ पे जाके रुक गई। एट स्टेशन लॉक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, यानी कि वो जो स्टेशन था वो बहुत ही साफ और सुथरा था। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड प्रेसेस विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, यानी कि स्टाफ में अधिकतर एंग्लो इंडियन और पारसी और कुछ ब्रिटिश अधिकारी वहां पे शामिल थे, जो कि ट्रेन को देखने के लिए, आप इसको उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स, 3 मार्क्स ऑफ द बुक स्नैपशॉट। तो पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ प्ले मदर्स डे इज अप्रिशिएटेड, गिव रीजंस योर आंसर, यानी कि क्या आपको लगता है कि जो टाइटल है मदर्स डे वो सही है, अगर सही है तो कैसे, आंसर दो। तो देते हैं आंसर। आई थिंक
द टाइटल ऑफ प्ले मदर्स डे, हाँ ठीक ठीक है, अप्रिशिएटेड। क्यों है भाई, मेरे हिसाब से क्यों है? मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि ईच एंड एवरी डे इज अ मदर्स डे। हर एक दिन मातृ दिवस है। एंजॉय ऑल डेज विद योर मदर एंड मेक हैप्पी। अपनी माँ को हमेशा खुश रखो, तो हमेशा मदर्स डे है। केवल मदर्स डे एक दिन नहीं, हर दिन हर पल होना चाहिए। The story Mother's Day or the whole play Mother's Day revolves around the mother Miss Pierce। इस स्टोरी में ये पूरी स्टोरी मदर्स के जो पियर्स है उसके आसपास घूमती है। आवर मदर एंड फैमिली डेफिनेटली फेस एनी प्रॉब्लम डिस्कस्ड ऑल्सो सॉल्व इट। यानी कि हमारी जो फैमिली है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करती है, तो उसको फेस करने के साथ में उसका सॉल्यूशन भी निकाल। द प्ले टीच us to be thoughtful and respectful towards our mothers। यानी कि ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें अपनी माताओं के प्रति सम्माननीय, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मदर्स डे इज द अप्रिशिएट राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट अ फ्यू इंस्टेंस इन द टेल ऑफ मेलन विच हाईलाइट्स ह्यूमर एंड आइड। यानी कि अभी ये जो क्वेश्चन है आपका, द टेल ऑफ मेलन, इसके आपको कुछ उदाहरण देने हैं जो कि कुछ हास्य भी हों और कुछ व्यंग्य भी हों। ह्यूमर एंड आयरन, व्यंग्य और हास्य दोनों एक साथ। तो आइए पढ़ते हैं द पोएम और द चैप्टर वट एवर। द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। यानी कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है, कविता जो है, वो शुरुआत से ही कैसी है? शुरुआत से ही हास्य और व्यंग्य से भरपूर है। अब आप कैसे कह सकते हो? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल ये है, देयर इज अ किंग who has built a temple arch on the main road of a city, but the same temple arch breaks its crown। यानी कि एक राजा है जिसने अपने नगर की मुख्य सड़क पर एक विजयी मेहराब बनाया और उसी मेहराब का मुकुट अपने मुंह पे पहना हुआ है। The king wants to punish the corrupt but ends up getting hanged himself। यानी कि राजा दोषियों को सजा देना चाहता है, लेकिन अंततः वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। द किंग इज डेड बट मिनिस्टर्स मेक अनाउंसमेंट्स इन द नेम ऑफ किंग। राजा तो मर गया, व्यंग्य क्या हुआ? राजा तो चला गया, अब उसके मिनिस्टर्स ने एक नए राजा की घोषणा की। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी, यही व्यंग्य। एंड देयर इज ह्यूमर इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच कैरेक्टर। यानी कि हर एक कैरेक्टर का अपना अपना एक अलग अलग व्यंग्य है, ह्यूमर है, नेचर है। द किंग, द मिनिस्टर, द स्मार्टेस्ट मैन इन द टाउन, द काउंसलर एंड द वाटरमेलन इडियट आर ऑल फूल्स। ठीक है, मिनिस्टर, किंग ये स्मार्ट है, काउंसलर, वाटरमेलन ये सभी इडियट हैं, बेवकूफ हैं। इनफैक्ट दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स। ये पूरा का पूरा राज्य ही एक बुद्धुओं का राज्य है। नथिंग कुड बी मोर comical than crowning a melon and carrying its honorably to the throne। इस प्रकार से ये बात, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। ये हॉर्नबिल से 6 नंबर के दो क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन ही फेस्ड इन डेंजर। जब भी खतरे का सामना होता है तो बड़े लोग खतरों का सामना अलग तरीके से करते हैं और बच्चे लोग जो है वो खतरे का सामना अलग तरीके से करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस बताना है आपको चैप्टर। तो आ जाइए लिखते हैं, there is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted when faced with danger। जब वो खतरे में होते हैं तो बड़े अलग प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया, और जो छोटे हैं वो अलग प्रतिक्रिया करते हैं। कहते कैसे? The adults felt the stress of circumstances but prepared themselves to face the dangers। यानी कि जो वयस्क होते हैं वे परिस्थितियों में खुद को तनाव में महसूस करते हैं, लेकिन वो खतरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार। They took sufficient precaution to protect the ship when the rough weather began। जब भी मौसम खराब होता है, ऐसा लगता है कि मौसम खराब होने वाला है, तो वो हमेशा उसके लिए सावधानियां बरतते हैं। They equipped everyone with liveness, waterproof clothes and life jackets। यानी कि सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं?
सभी को लाइफलाइन, वाटरप्रूफ कपड़े और लाइफ जैकेट प्रोवाइड करवा दें। लैरी एंड हब वर्कड cheerfully and optimistically for 3 days uncontinuously to pump out water from the ship. ठीक है, इट मीन्स मैरी रिप्लेस्ड द नरेटर एट द वी एट द व्हील व्हेन द डेक वाज स्मैश्ड एंड स्टीयर्ड द शिप। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार क्या होता है कि लैरी और हेप, मतलब पानी में, जहाज में ना पानी भर जाता है बहुत सारा, तो लैरी और हब जो है ये जहाज से पानी निकालने के लिए लगातार 3 दिन तक उसी उत्साह उसी खुशी से काम करते रहते हैं, आशावादी ढंग से काम करते रहते हैं। जब पानी निकलते टाइम डेक टूट जाता है, तो मेरी ने पहिए पर कथावाचक की जगह ले ली। ठीक है, यानी कि जो लेखक है उसकी जगह ले ली और जहाज को उसने चलाना शुरू। She also served them meal after 2 days of struggle against war. यानी कि 2 दिनों की परिस्थितियों के संघर्ष के बाद भी उन्होंने लोगों को भोजन परोसा। The narrator performed his role as captain with encourage, determination, resourcefulness and full responsibility. यानी कि यहाँ पे कथावाचक ने, एक लेखक ने जो है वो कप्तान के रूप में काम किया है, जिसने लोगों को साहस, दृढ़ संकल्प, साधन संपन्नता और पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसने इसको निभाया है। He undertook repair work and provide appears and direction needed to the protect the ship. He also helped in steering the ship towards the island. यानी कि लेखक ने मरम्मत का कार्य किया, जहाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और दिशा निर्देश दिए थे। ठीक है, और उन्होंने जहाज को द्वीप की ओर ले जाने के लिए बच्चों को कहा। द चिल्ड्रन सफर्ड साइलेंटली एंड पेशेंटली। बच्चे जो थे वो चुपचाप धैर्यपूर्वक काम करते रहे। शी डिड नॉट वांट टू बॉदर हर फादर विद हर ट्रबल्स। वो नहीं चाहती थी श्री कि मेरे पिता को मेरी जो कठिनाई है उसके बारे में पता चले। जॉन एक्टेड कॉन्ग्रेसली, यानी कि जो क्या नाम था, जॉन जो था उसने साहस से काम लिया। ही वॉज नॉट अफेयर टू डाई इफ ऑल ऑफ देम लिसन टुगेदर, यानी कि उसने कहा हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ में हैं तो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे और बड़ों का अलग अलग रवैया। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है डिस्क्राइब इन डिटेल द नरेटर्स मिसेबल नाइट इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में लेखक की सबसे दुखद जो रात रही उसको बताइए। ठीक है, तो वो क्या उसका इफेक्ट रहा था वो समझिए। देखो, द नरेटर्स रीच्ड दार्जिलिंग गेस्ट हाउस आफ्टर 10:30, यानी कि रात को 10:30 बजे के आसपास दार्जिलिंग के गेस्ट हाउस में पहुंचा था। अब रात में पहुंचा था, तो इसी रात की ये उसकी समस्या की सबसे पहली शुरुआत। द ओपन एयर रबिश डम इन होर हैड सेट ऑफ हिज कोल्ड वंस मोर, यानी कि खुले में जो कूड़ा पड़ा हुआ था उससे जो ठंडी हवा आ रही थी, उससे उसने उसके जो जुकाम था उसको फिर से बढ़ा दिया। वन ऑफ हिज नोस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक्ड अगेन एंड ही वाज टायर्ड एंड हंग्री। अब उसकी नाक फिर से बंद हो गई थी उस ठंडी हवा और गंदे कूड़े की वजह, बदबू की वजह से। अब वो थका हुआ, भूखा भी महसूस कर रहा था। ही स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू हिज माउथ। अब उसने अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया था। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद, ही वोक अप अब्रुप्टली, वो एकदम अचानक से उठा। हिज चेस्ट फील्ड स्ट्रेंजली हैवी, बट व्हेन ही सेट अप हिज नसल पेसेस क्लियर्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव्ड फीलिंग इन हिज चेस्ट, यानी कि वो एकदम अचानक से उठा, उसकी छाती में से कुछ महसूस हुआ, कुछ दिक्कत टाइप में। वो बैठ गया आराम से। जैसे ही वो बैठा बिस्तर पे, नॉर्मल हो गया उसका चेस्ट को रिवील मिला, शांति मिल गई। ही ले डाउन अगेन, वो फिर से ले। जस्ट एज ही वाज अबाउट टू डू समथिंग टोल्ड हिम टू नॉट टू डू, ही वाज नॉट गेस्पिंग फॉर ब्रीथ, जस्ट कुड नॉट गो टू स्लीप। यानी कि जैसे ही वो झपकी लेने वाला था, तभी किसी चीज ने उसे उसे कहा कि ऐसा मत करो। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो बैठ गए। जैसे वो लेटा और मतलब कि वो जो छाती में फिर से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ठीक है, उसके बाद ही सेट अप, बट एज सुन एज दे ही ले डाउन, हिज साइनस फील्ड एंड हिज चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंज। फिर से वही वाली बात आ गई। He tried supporting himself against the wall
बट कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू स्लीप। यानी कि उसने दीवार के सहारे खुद को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन सोने के लिए उसे पर्याप्त आराम नहीं मिल पाया। ही डिड नॉट नो what was wrong, but had a feeling that if he slept he would not wake up again। उसे पता नहीं था उसके साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन उसे इतना पता था अगर मैं अब सो गया तो मैं उठूंगा नहीं कभी। तो ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, इसीलिए वो पूरी रात वहां पे जागता रहा था। दैट इज द मिसरेबल नाइट टचिंग ऑफ द नेरेट। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जो कि हमारे सेकंड बुक से है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डज मिस पियर्सन रिफॉर्म हर डिसफंक्शनली फैमिली मेंबर। यानी कि क्या बताना है हमें कि, एक सेकेंड, ओके, श्रीमती पियर्सन ने अपने परिवार के जो सदस्य थे उनको कैसे सुधारा, क्या तरीका अपनाया था। ठीक है, तो क्या तब तरीका अपनाया, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप अपना आंसर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो लिखेंगे पहले, वैसे तो आंसर लिखा ही हुआ है। और देखो, मिस फिजगार्ड इज मिस पियर्सन नाइबर। यानी कि मिस फिजगार्ड जो थी वो पियर्सन की पड़ोसी। सी इज डोमिनेटिंग कौन, मिस पियर्सन, ठीक है, मिस फिजगार्ड जो थी वो पियर्सन की क्या बोलते हैं पड़ोसी थी। और फिजगार्ड डोमिनेटिंग, प्रैक्टिकल, कंप्लीट अपोजिट ऑफ मिस पियर्सन कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के अपोजिट ही थी। मिस पियर्सन इज सॉफ्ट, determined and very loving to her children and husband। पियर्सन कैसी थी, बहुत ही सॉफ्ट, अपने परिवार के प्रति समर्पित, बहुत ही प्यारी अपने बच्चों की, अपने पति। शी नोज अबाउट देयर मिस्टेक्स बट कैन नॉट बी हेड टुवर्ड्स। उसे पता था मेरे बच्चे, मेरे पति क्या गलती करते हैं, लेकिन वो कभी भी उसके प्रति कुछ कह नहीं पाए। मिस फिtzgerald forced her friend to agree to a magical body switch in order to strengthen but her family member out her family members। मिस फिtzgerald ने पियर्सन को फोर्स किया कि देख मेरी दोस्त, मुझे पता है तेरी फैमिली में क्या चल रहा है, अगर तुझे फैमिली के इन सभी से छुटकारा चाहिए तो बॉडी शेप, बॉडी जो हमारी आत्मा है उसको चेंज करते हैं, मैं तेरे घर को, तेरे सदस्यों को सही कर दूँ। सो दे चेंज देयर बॉडीज, आत्मा के द्वारा चेंज किया। मिस पियर्सन इज द फर्स्ट टू स्कोल्ड हर डॉटर डोरिस फॉर हर इरिक्टिक बिहेवियर। जब चेंज हुआ ना, मिस पियर्सन की बॉडी में मिस फिtzgerald आ गई, है ना। अब मिस पियर्सन की बॉडी में फिtzgerald गई घर पे, डोरिस आने वाली थी तो वो स्मोक करने लगी। ठीक है ना, मिस पियर्सन जो कि उसके अंदर आत्मा थी फिtzgerald की, वो स्मोक कर रही थी। इसने बफर्श कर दिया डोरिस को, उसके बिहेवियर को भी। उसके फ्रेंड को बकटूथ कहा था, इस कुछ ये बातें कही थी। शी देन ब्रिंग्स इन हर सून स्टेट, फिर वो अपने बच्चे श्री के पास गई। होम सी स्कोल्ड शार्पली फॉर प्रिपेयरिंग टू गो आउट द पार्टीज लेट नाइट, जो कि रात को पार्टी के लिए जाने ही वाला था। अल्टीमेटली शी टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड हु हैज अचीव्ड ग्रेट notoriety in his club where he spends most of the time। ठीक है, और एक दो पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ते हैं। ओके, चलिए, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि द प्रोमिस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, मिस पियर्सन एंड मिस फिtzgerald चेंज देयर बैक बॉडीज। यानी कि मिस पियर्सन की बॉडी में जब फिtzgerald थे तो उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में जो था मैंने वो कर दिया है, अब ठीक है ना, सबको समझा दिया अच्छे थे, और बिहेवियर जो था उससे वो समझ ही गए होंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, उनके प्रति सख्त रवैया अपनाना है, प्यार वाला ये रवैया अब चलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सख्त रवैया अपनाओ, तो माँ हो उनकी, ठीक है, थोड़ा डांटो, उसे गलत करते हैं तो उन्हें समझाओ, है ना, ये चीज है। प्रॉमिस करो ऐसा करोगे, उन्होंने प्रॉमिस किया, तब जाके आत्मा चेंज की। फिर पियर्सन पियर्सन हो गई और फिtzgerald। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये मेलिसिटी वाले से फिर से आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। हाउ हैज द पोएट मेड फन ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बाय यूजिंग द फ्रेज जस्ट एंड प्लेस्ड फॉर द किंग। यानी कि जो लाइन है जस्ट एंड प्लेस्ड फॉर द किंग, इसके मदद से जो कवि है, जो लेखक है, उसने सरकार का मजाक किस प्रकार से उड़ाया वो हमें। तो सरकार का मजाक उड़ाने के लिए मैं आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स बताता हूँ।
आप इनको बेसिकली देख लेना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मेलन, यानी कि मिलन शहर में हस्तक्षेप का सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रभावित था कि कोई भी राज्य के काम में हस्तक्षेप नहीं करे। और सेम यही बात आजकल के पॉलिटिशियंस भी चाहते। द किंग इज कॉल्ड जस्ट एंड प्लेस्ड आइनिकली, यानी कि विडंबना ये है कि राजा को न्यायप्रिय और शांत कहा जाए, ठीक है। बट इन द किंगडम ऑफ दिस किंग जस्टिस वाज नॉट डन इन दैट सिटी, वहां पे न्याय होता नहीं था, बल्कि कहा तो जाता था कि ये न्याय करेगा, लेकिन न्याय करता नहीं। किंग वॉज ओनली अ लिटल एंड अ सिंबल, राजा जो है वो केवल एक पदवी और प्रतीक मात्र ही रह गया। सिटीजन्स एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, यानी कि नागरिकों को अपने जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये वहां पे नहीं। पब्लिक वाज रियल इन चार्ज ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उसे हम चुनते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, वो हमारे लिए काम, ठीक है। लेकिन जो राजा बन गया वो अपने लिए काम करता है, प्रजा का शोषण। किंग हैड टू बी हैंग्ड एज द पीपल डिमांडेड समवन टू बी हैंग्ड, यानी कि राजा को फांसी देनी पड़ी इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जनता किसी को फांसी देने की मांग करे। किंग्स पावरलेस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, राजा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, ठीक है। कुछ बातें रही। अब आप इसको सेंटेंस के हिसाब से फॉर्म कर दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस प्रकार से बच्चों हमने सैंपल पेपर नंबर जो 1 था, इसका सेक्शन ABC सारे डिस्कस कर, ठीक है। तो आज पेपर नंबर 1 पूरा हो गया। अब बाकी आपके अभी बचते हैं 6 सैंपल क्वेश्चन पेपर और, तो इनकी वीडियोस भी बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेके आ जाएंगे, तो टेंशन मत लो, तैयारी अच्छी हो जाएगी। बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको ही हमारा ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।